बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटेशनल प्रोग्राम या C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको किस तरह से डेवलप करते हैं। आज का लेक्चर निहायत इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए और उन लर्नर्स के लिए जो कि C++ के अंदर प्रोग्राम राइट करना चाहते हैं। अब स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सिंपल प्रोग्रामिंग स्टार्ट की हुई है और सिंपल प्रोग्रामिंग करवाने का मकसद यही है कि आपको पहले प्रोग्रामिंग की हाउ नाउ हो जाए, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो बेस करेगा छोटी छोटी टर्म्स के ऊपर जिनसे मिलकर एक प्रोग्राम क्रिएट होता है, जनरेट होता है। तो इसलिए आज के लेक्चर को आप जो है वो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटेशनल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होता है। तो सबसे पहले जो आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू होता है, आप प्रोग्राम राइट करते हैं, उसके अंदर आपको हेडर फाइल्स नज़र आती हैं जो कि कीवर्ड हैश इंक्लूड से स्टार्ट होती हैं। ये मैंने जितनी भी पॉसिबल हेडर फाइल्स थी जो कि हमारी प्रोग्रामिंग में यूज़ हो सकती हैं, मैंने उनको इंसर्ट कर लिया। वैसे तो आप चाहें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम इनमें से कोई भी एक हेडर फाइल भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो जो है वो इनफ होगा। लेकिन अगर प्रोग्राम की सिचुएशन इस तरह से है कि उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इनपुट करना है तो फिर आप जो है अकॉर्डिंगली हेडर फाइल उसके अंदर एंटर करेंगे। अब इस बात का क्या मतलब है, जो आयो स्ट्रीम हेडर फाइल है इसका मतलब होता है आईओ का मतलब IO का मतलब इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम उसके फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी टाइप का डाटा आप इनपुट कर रहे हैं, उसको रन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो हेडर फाइल यूज़ करेंगे वो आईओ स्ट्रीम होगी। इट्स मीन के आईओ स्ट्रीम वो हेडर फाइल है जो कि मस्ट है प्रोग्राम को राइट करने के लिए, उसको रन करवाने के लिए। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हम प्रोग्राम के स्टार्ट पर यूज़ करते हैं या एंड पर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो हेडर फाइल यूज़ होती है वो conio.h कहलाती है। conio.h हमारे पास वो हेडर फाइल है जो कि स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड्स को होल्ड करती है, की वर्ड्स को होल्ड करती है, रिजर्व वर्ड्स को होल्ड करती है। जैसे कि हम कोई प्रोग्राम राइट करने के बाद उसका जब तक रिजल्ट गेट नहीं कर लेते उसके लिए हम यूज़ करते हैं कीवर्ड get.ch। get.ch वो कीवर्ड है जो हमें रिजल्ट को विंडो के ऊपर शो करवाता है। अगर हम वो कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो शो नहीं होगा। बेशक आपका प्रोग्राम रन हो जाए, कंपाइल हो जाए, लेकिन रिजल्ट विंडो के ऊपर लिखा हुआ नहीं आएगा अगर आपने get.ch का वर्ड यूज़ नहीं किया। उसके बाद get.ch का वर्ड यूज़ तो कर लिया लेकिन आपने हेडर फाइल जो है conio.h आपने वो प्रोग्राम के स्टार्ट के ऊपर नहीं इंट्रोड्यूस करवाई, इंक्लूड नहीं की, तो भी फिर आपके पास एरर आएगा। तो इट्स मीन get.ch को यूज़ करने के लिए आपको जो हेडर फाइल इंसर्ट करनी है स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम पे वो conio.h कहलाती है। उसके बाद जो थर्ड वाली हेडर फाइल studio.h है, ये भी सम स्पेसिफिक रीजन और सम स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए यूज़ होती है। आप चाहें तो इसको राइट कर सकते हैं। मोस्टली आपके पास कॉम्प्लेक्स जो C++ प्रोग्रामिंग है उसके लिए आप studio.h यूज़ करते हैं या आप सिंपल C प्रोग्रामिंग के लिए studio.h को मोस्टली यूज़ करते हैं। C++ में आप इसको स्किप भी कर सकते हैं थर्ड हेडर फाइल को। उसके बाद जो फोर्थ हेडर फाइल है math.h, नेम से ही शो हो रहा है मैथ। जब भी आप मैथ की कोई टर्म जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अब मैथ की कौन सी टर्म, जैसे कि पाई जो है उसकी वैल्यू होती है 3.1415। अब आप जानते हैं पाई को हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, जो कि C++ है वो डायरेक्टली इस टर्म को नहीं अंडरस्टैंड करती कि पाई क्या है। तो वो एक मैथ की टर्म है, तो हम पाई इनपुट करवाने के लिए प्रोग्राम के अंदर, फॉर एग्जांपल आप जो है वो एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं πr² का, तो आपको पाई की ज़रूरत पड़ जाती है प्रोग्राम के अंदर। तो फिर आपको पाई इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो पाई की वैल्यू देने के लिए आपको जो हेडर फाइल इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी वो math.h। सिमिलरली और भी मैथ की जो टर्म्स हैं साइन थीटा, कोस थीटा, इस तरह की जो टर्म्स हैं उनके लिए हम math.h हेडर फाइल यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, जब प्रोग्राम हेडर फाइल्स हम यूज़ करने के बाद प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो मेन फंक्शन है। इसका नेम जो है वो मेन फंक्शन ही इसको कहते हैं और इसका मतलब होता है कि ये अब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो अगली टर्म होती है वो हमारे पास होती है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो स्टार्ट पर भी और एंड पर भी आपको ज़रूर इंसर्ट करनी होती है। जहाँ से आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है वहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट और जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट। अगर आप इनमें से कोई एक भी स्किप करते हैं, चाहे आप इनिशियल वाली करते हैं या आप एंडिंग वाली करते हैं, तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर जनरेट होगा।
उसके बाद जो ब्रैकेट के इनसाइड वाला हिस्सा है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ये जो है ये आपके पास कहलाता है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड और रिटर्न 0 ये आपके पास कहलाता है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, और ये आपके पास ऑल्सो इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। इस वाले ब्रैकेट के इनसाइड हिस्से को स्टेटमेंट्स भी कहते हैं और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम भी कहते हैं, और हर स्टेटमेंट जो है वो एंड होती है सेमी कोलन के ऊपर। जो बात यहाँ पे याद रखने वाली है, हर स्टेटमेंट एंड होती है इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाने वाली हर स्टेटमेंट एंड होती है सेमी कोलन के ऊपर। अगर आप सेमी कोलन मिस करते हैं, आप इसकी जगह पे कोलन यूज करते हैं, सिंपल कोमा यूज करते हैं, या आप इन्वर्टेड कोमा यूज करते हैं, तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा, एरर जनरेट होगा, कोडिंग भी और एल्गोरिदम भी गलत कंसीडर होगा। इसलिए आप चाहे उसको पेपर पेंसिल के साथ लिख रहे हो, चाहे आप विंडो के ऊपर लिख रहे हो, टर्बो C++ में लिख रहे हो, बोलैंड C++ में लिख रहे हो, आपने जो सेमी कोलन है वो कभी भी स्किप आउट नहीं करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने एक टर्म सी आउट और 2 टाइम्स ऑफ लेस देन ऑपरेटर यूज़ किया है, बेसिकली ये आपके पास ऑपरेटर है ये पूरा और कीवर्ड के तौर पर, और ये किसी भी स्टेटमेंट को एज इट इज़ विंडो पर जो है रन करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। सी आउट का जो कीवर्ड है किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। अगर हम इसको इस स्टेटमेंट को इस तरह से रन करवाते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये अब फर्दर जो है नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर होता जाएगा। उसके बाद रिटर्न 0 अगेन इज़ अ कीवर्ड विच रिलेट्स टू द conion.h हेडर फाइल, और ये भी get.ch की तरह का काम करता है। रिटर्न 0 का मतलब कि आप रिजल्ट को स्क्रीन पे शो करवा दो तो इससे जो है रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ये बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर को कंप्यूटर की फॉर्म में या कंप्यूटिंग की फॉर्म में मैंने इसको राइट कर दिया है। अब मैं इन चीज़ों को, ये जो मैंने हेडर फाइल्स राइट की हैं, मेन फंक्शन राइट किया, स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम राइट की हैं, अब मैं इनको जो है वो थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने मैथमेटिकली और कंप्यूटिंग लैंग्वेज में इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट जब हम स्टूडेंट्स प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो अपने माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए। जब भी आपका प्रोग्राम रन होता है तो वो किस तरह से वर्क करता है आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास 2 टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती हैं जो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स इंसान अंडरस्टैंड करते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में राइट की जाती हैं और उनके कीवर्ड्स को निमोनिक्स कहते हैं। तो इसलिए जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में यानी हमारे अंडरस्टैंड करने वाली लैंग्वेज में राइट किया जाता है उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। और जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में राइट किया जाता है, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो 0-1 की फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। और उसमें जो राइट किया जाता प्रोग्राम है उसको कहते हैं मशीन कोड। तो हमारे पास जो है मेन अब काम होगा, हम प्रोग्राम जो C++ के अंदर, जो हम जानते हैं C और C++ भी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए इसके अंदर लिखा जाने वाला प्रोग्राम भी क्या होगा, वो हाई लेवल प्रोग्राम होगा, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा और उसको हम सोर्स कोड कहेंगे। अब हमारे पास जो यहाँ पे प्लस पॉइंट है वो ये है कि C++ का अपना कंपाइलर होता है, हम उसको जो लैंग्वेज है अपनी फॉर्म में दे देते हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में हम उसको राइट कर देते हैं और वो कंपाइलर खुद ब खुद उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। तो इसलिए फिर वो प्रोग्राम रन हो जाता है। C++ का या C लैंग्वेज का अपना जो है वो कंपाइलर होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब जब देखेंगे हम क्या कैसे करेंगे कि C++ में जो प्रोग्राम राइट करेंगे उसको सोर्स कोड कहते हैं और वो स्टोर हो जाता है डिस्क के ऊपर, और उस जिस डिस्क पे वो स्टोर होता है वो किस नाम से स्टोर होता है, वो .cpp की जो एक्सटेंशन है इस नाम से सेव हो जाता है उस डिस्क के ऊपर। ये हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ये जो है मैं आपको सारा वो स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि किस तरह से वो सेव होगा। तो डिस्क के ऊपर जो प्रोग्राम सेव होगा सोर्स कोड की फॉर्म में होगा और फाइल एक्सटेंशन नेम होगा .cpp यानी कि कंप्यूटेशनल फिजिक्स पीपी, या इसको C++ भी कहेंगे। C++ का मतलब कि ये इस एक्सटेंशन से सेव हो जाएगा। उसके बाद जो फर्दर है नेक्स्ट, उसके बाद फिर क्या होगा कि उस प्रोग्राम हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर हुआ होगा वो फिर उसके टेक्स्ट एडिटर के अंदर राइट किया जाता है। जो हमने सोर्स कोड को राइट करवाया है वो टेक्स्ट एडिटर के अंदर राइट किया जाएगा
उसके बाद टेक्स्ट एडिटर से वो प्रोग्राम फिर फर्दर एडिट में जाएगा, यानी टेक्स्ट एडिटर उसको एडिट करके तो उस C++ प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा कंपाइलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में। और उसके लिए जो कंपाइलर्स हैं वो बोलेंड C++ या टर्बो C++ जो कॉमनली यूज़ होते हैं, उनके अपने टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, उनके अपने जो है वो कंपाइलर्स होते हैं, तो वो फिर कन्वर्ट कर देते हैं उसको मशीन कोड में। फिर उसको वो अंडरस्टैंड कर लेता है, अंडरस्टैंड करके उसका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा देता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये मैंने जो अभी मैथमेटिकली आपको यानी थ्योरेटिकली बताया है उसको मैंने स्टेप्स में राइट कर दिया है। जब आपके पास प्रोग्राम सोर्स कोड में होगा, हमारी लैंग्वेज में होगा, तो वो किस नेम से सेव होगा, वो .cpp की एक्सटेंशन से सेव होगा। ये फाइल नेम है, जैसे आप फाइल का नेम रख लेते हैं ना, वीडियोज़, आप म्यूज़िक या फोल्डर, आप फाइल का नेम इस तरह से रख लेते हैं, या किसी भी कोई भी आपकी जो मेमोरी होती है आप उस नेम से पिक्स etc आप फाइल का नेम रख लेते हैं। इसी तरह से वो फाइल जो सेव होगी सोर्स कोड की वो .cpp की यानी C++ की एक्सटेंशन से वो सेव होगी। उसके बाद फिर वो फाइल जो है वो जाएगी टेक्स्ट एडिटर के पास, वो उसको क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा सोर्स कोड को, उसको ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज यानी ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ऑब्जेक्ट कोड में फिर वो फाइल सेव होगी ऑब्जेक्टिव फाइल यानी .obj एक्सटेंशन के साथ। ये ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्टिव फाइल के नेम से ये .obj ऑब्जेक्टिव जो है एक्सटेंशन से सेव हो जाएगी। उसके बाद ये फाइल जो है वो लिंक्ड होगी लाइब्रेरीज के साथ, और लाइब्रेरी ये उसका हिडन ही स्ट्रक्चर है, और वो खुद ब खुद इंटरनल प्रोग्रामिंग है, वो खुद ब खुद लाइब्रेरी के साथ उसको लिंक्ड करेगा, उसको चेक करेगा कि इसमें कोई जो है वो मिस्टेक तो नहीं है, कोई सेमीकोलन, कोई आपने कीवर्ड मिस किया है, कोई आपने हेडर फाइल कॉल नहीं की, तो वो सारी चेक करने के बाद फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा देगा। और एग्जीक्यूशन के बाद वो फिर आपके पास प्रोग्राम जो है वो .exe एक्सटेंशन के नाम से सेव हो जाएगा। तो टोटल 3 मेन पॉइंट्स में आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता है C++ के अंदर। नेक्स्ट अगर हम 3 पार्ट्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से कैटेगराइज हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स या इनको हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं, जो कि अभी मैंने बता दी हैं आपको, हैश इंक्लूड कीवर्ड से स्टार्ट होती हैं। conio.h, math.h, iostream.h, studio.h, ये हमारे पास सारी जो है वो हेडर फाइल्स कहलाती हैं। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो वो मेन फंक्शन है, जो कि हम इस तरह से ही लिखते हैं उसको, मेन और साथ में स्मॉल ब्रैकेट्स को इस तरह से राइट करते हैं, तो वो हमारे पास मेन फंक्शन कहलाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसको मिस करेंगे तो आपका प्रोग्राम तब भी एरर जनरेट करेगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास C++ स्टेटमेंट्स हैं, जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर राइट की जाती हैं। वो तमाम हिस्सा जो कर्ली ब्रैकेट के इनिशियल और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में राइट किया जाता है उसको बॉडी ऑफ द प्रोग्राम भी कहते हैं, उनको C++ या C स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अगेन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वही हैं कि आप इनको कॉल कर लेते हैं लाइब्रेरी से, आप इनको राइट कर लेते हैं, इनको हम जो है कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं और इनको हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं। अगर आपके पास इस तरह का फॉर्मलिज्म हो, आपने कोई ऐसा कीवर्ड या ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई हो, फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिकल कोई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई हो, तो वो उसकी आपने हेडर फाइल या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को पहले कॉल नहीं किया, तो वो फिर कंपाइलर उसको या तो खुद ब खुद कॉल कर लेगा या फिर वो एरर जनरेट करेगा कि आप उस जो है टर्म को हाईलाइट कर देगा कि आप यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप इस मिस्टेक को दुरुस्त फरमा लें। इसकी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आप साइन थीटा या पाई की कोई वैल्यू आपने इनको इंट्रोड्यूस करवाया, आपने पहले हेडर फाइल में इनको नहीं बताया, ना ही हेडर फाइल कॉल की है, ना ही इसको पहले से बताया गया है, तो इसलिए फिर वो एरर को क्रिएट करेगा और आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फिर हम जानते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो स्टार्ट होते हैं हैश और इंक्लूड के वर्ड से, तो उसके बाद आप जितने भी इसके अंदर फिर फर्दर लिख सकते हैं, चाहे वो studio.h हो, जो भी सो ऑन। तो हैश इंक्लूड का जो आपके पास कीवर्ड है ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के स्टार्ट होने को। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स मेन फंक्शन। मेन फंक्शन अगेन रिप्रेजेंट्स द इंडिकेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ C++ प्रोग्राम। इसके बाद इसको हमेशा जो है वो C++ प्रोग्राम के अंदर एंटर किया जाता है, ना करें तो एरर डेफिनेटली जनरेट होगा। उसके बाद आपका जब भी आपका C++ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो जो कंट्रोल है यानी कि जो इंटरनल वो कंट्रोल है, जैसे हम एरो यूज़ करते हैं ना कि यहाँ पे ये वाले, जैसे अभी मैं पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ कि इंडिकेट, इंक्लूडेड, कंट्रोल्स, इसी तरह से जो
कंपाइलर का कंट्रोल है वो चेक करता जाता है कि ऊपर से हेडर फाइल है, यस है। उसके बाद फिर वो चेक करता है सेकंड हेडर फाइल आया स्ट्रीम वाली है, studio.h है, कौन सी है, वो सारी चेक करने के बाद फिर कंट्रोल खुद ब खुद आ जाता है मेन फंक्शन के ऊपर। मेन फंक्शन है ओके, प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर वो एंटर हो जाएगा स्टेटमेंट्स के अंदर। तो इसी तरह से कंट्रोल डायरेक्टली वो चेक करता जाता है कि कौन कौन सा फंक्शन प्रेजेंट है और इसका क्या क्या काम है। तो मेन फंक्शन जो है वो प्रोग्राम के स्टार्ट होने को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मेन फंक्शन नहीं राइट करेंगे डेफिनेटली एरर जनरेट होगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा। अगर हम इसको राइट करने की बात करते हैं तो इसी तरह से सिंपली आप मेन भी राइट कर सकते हैं, और कभी कभी कुछ कंपाइलर्स या कुछ आपके पास जो सॉफ्टवेयर हैं C++ के वो वॉइड मेन पे वर्क करते हैं। तो आप वॉइड मेन VOID वॉइड मेन के साथ भी ये फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है बाज़। तो आप दोनों में से कोई सा भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो एक और बात, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है C++, आपने हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है। वो अभी मैं नेक्स्ट भी डिस्कस कर देती हूँ। मेन फंक्शन स्टार्ट होने के बाद फिर आप जो है कर्ली ब्रैकेट्स राइट करते हैं और उसके अंदर स्टेटमेंट्स। बेसिकली मेन फंक्शन यहाँ तक ही है कि ये वाला जो हिस्सा ये मेन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगला हिस्सा जो है वो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम या स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो है हम मेन फंक्शन को सिंपली इसी तरह से स्मॉल लेटर्स में राइट करते हैं, और अगर ये ना हो तो आपके पास एरर जनरेट होगा। नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स आ जाता है C++ स्टेटमेंट्स। अगेन मैंने वो तमाम बातें जो पहले बताई हैं, C++ स्टेटमेंट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर राइट की जाती हैं। उसके अलावा जो है हमेशा ये एंड होती हैं सेमीकोलन के ऊपर। सेमीकोलन की शक्ल किस तरह की है, फॉर्म किस तरह की, ये है सेमीकोलन आपके पास। हमेशा स्टार्ट होंगी सेमीकोलन एंड होंगी सेमीकोलन के ऊपर। उसके अलावा C++ जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके अंदर जितने भी आपके पास प्रोग्रामिंग है, चाहे वो कीवर्ड्स हों, चाहे वो हेडर फाइल्स हों, चाहे वो वॉइड मेन फंक्शन हो या मेन फंक्शन हो, चाहे वो स्टेटमेंट्स हों, चाहे वो गेट ch हो, चाहे वो एंड ऑफ द प्रोग्राम हो, चाहे वो एंडल का कीवर्ड हो, सारे ही जो है वो स्मॉल लेटर्स में स्मॉल सिंबल्स में राइट किए जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप जो है C++ प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो आप उसको हमेशा स्मॉल लेटर्स में राइट करेंगे। हाँ, कुछ केसेस हो सकते हैं, स्पेशल केसेस, कि आपके पास जो अपग्रेडेड वर्जन हो C++ का और आपको कहा गया हो कि ये जो फलां चीज़ है इसको आपने कैपिटली शो करना है, तो उस सिचुएशन में आप उसको कैपिटल कर सकते हैं उन वर्ड्स को। आप फॉर एग्जांपल आपने हेलो वर्ल्ड सिंपल आपने करवाना है, शो करवाना है, तो आप उसको कैपिटल लेटर्स में करवाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेड कोमाज में राइट करते हुए उसको। और उसके बाद जो है आप उसको लास्ट में प्रिंट ही करवाएंगे, आप उसकी कोडिंग नहीं करेंगे। सिंपली जो आपका प्रिंट करवाने वाला जो फंक्शन है, प्रिंट करवाने वाला जो पार्ट है, सिंपली आप उसको बोल्ड या अपर केस लेटर्स में राइट कर सकते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग आपकी स्मॉल लेटर्स में ही होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं कीवर्ड्स। मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि कीवर्ड्स आप कह रहे होंगे कौन से हैं। तो कीवर्ड्स वो होते हैं बेटा जो कि पहले ही जिन पे वर्क किया गया हो, जो कि पहले ही अंडरस्टूड आपको दे दिए गए हों कि आपने इनको एज इट इज़ यूज़ करना है। आप इनमें कोई स्पेल जो है चेंज नहीं कर सकते, आप इनकी वर्किंग चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं, जैसे हैश इंक्लूड, जो इंक्लूड है वो कीवर्ड है, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली आपके पास जो है मेन फंक्शन वो कीवर्ड है। मेन फंक्शन मतलब कि आप स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इनको डिज़ाइन किया जाता है स्पेशल काम के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए। इसके अलावा इनको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। रिजर्व वर्ड्स का मतलब कि आप जानते हैं रिजर्वेशन का क्या मतलब है, कि वो चीज़ जो रिजर्व की गई हो, किसी का हिस्से के तौर पर रखी गई हो, तो वो पहले से ही इनका सारा वर्क जो है वो डन हुआ होता है। इसी एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, तो C++ के अंदर जो मैंने भी बताया है कि मेन फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग, इसका जो स्पेशल पर्पस है यहाँ पे वो है स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। स्पेशल पर्पस इसकी वर्किंग स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, और खुद ये जो वर्ड है मेन ये कीवर्ड है। सिमिलरली इंक्लूड इज अ कीवर्ड और इसका स्पेशल पर्पस है इट इज़ यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स। इसको हेडर फाइल के लिए इंक्लूड करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेडर फाइल्स वो सारी iostream, kony.h, math.h etc। उसके बाद इंटीजर इज़ अ कीवर्ड, सिमिलरली फ्लोट इज़ अ कीवर्ड, रियल इज़ अ कीवर्ड, डबल इज़ अ कीवर्ड। दीज आर ऑल डाटा टाइप्स। आपके पास इंटीजर डाटा टाइप, आप इंटीजर टाइप ऑफ डाटा एंटर करवाना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर।
आप फ्लोटिंग पॉइंट वाला, वो पॉइंट्स जिनमें फ्लोट, आप जानते हैं इशारिया वाली वैल्यूज़ को प्रोग्राम में एंटर करवाना चाहते हैं, तो फिर आप जो डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो फ्लोट होती है। उसके बाद रियल टाइप ऑफ वैल्यूज़ या डाटा को एंटर करवाना चाहते हैं, डबल जो है आपके पास वो इशारिया वाली भी होती हैं, और उनका जो मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी बिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वो कंज्यूम करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं। इसी तरह से 4 एक जो है डाटा टाइप होती है करैक्टर की, जैसे कि किसी का नेम है, फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ अरीशा, तो माय नेम इज़ अरीशा, ये आपके पास जो है वो करैक्टर्स हैं, तो करैक्टर्स को एंटर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 4 डाटा टाइप यूज़ होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डाटा टाइप्स के बारे में भी बताऊंगी, वेरिएबल्स के भी बारे में बताऊंगी। तो फिलहाल आपको इधर तक क्लियर हो गया होगा कीवर्ड्स किसको कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कीवर्ड्स हैं, इनको कभी भी एज अ वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ कैन बी चेंज्ड। वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज होती हैं, लेकिन कीवर्ड्स आपके पास स्पेसिफिक वर्ड है, रिजर्व वर्ड है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इनका जो पर्पस है, इनका जो फंक्शन है वो अंडरस्टूड होता है, वो कंपाइलर को ऑलरेडी नोज होता है, वो जानता होता है कि इसने इस फंक्शन का क्या मतलब है, तो हम उनको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट टर्म विच इज़ व्हाट इज़ टोकन। तो ईच प्रोग्राम, ईच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ नाउन एज टोकन ऑफ द प्रोग्राम। चाहे वो स्टार्टिंग हिस्सा हो हेडर फाइल्स वाला, चाहे वो मेन फंक्शन हो, चाहे वो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम हो, चाहे वो स्टेटमेंट वाला हिस्सा हो, चाहे वो एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम हो, हर उस पार्ट को हम कहते हैं टोकन ऑफ द प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी मसला हो मेरे से ज़रूर डिस्कस किया करें, और आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो एज सच नहीं आ रहा, और ये आपको बहुत प्रॉब्लम होगा आप जो साथ साथ नहीं पढ़ रहे। तो मैं यही कहूँगी कि आप साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।